Hi everyone. So in this video we are going to see chapter number 2 दो गौरैया क्लास 8। आपकी जो हिंदी मल्हार की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है। सभी वीडियो का जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो वीडियो के एंड में मिलेगा, वहां पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं ना। वैसे चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स जो है पेड है, ठीक है, फ्री नहीं है, सो अकॉर्डिंगली मैसेज करिएगा। चलिए, चिड़िया का नाम होता है गौरैया। तो इस गौरैया के ऊपर क्या कहानी दी गई है रीड करते हैं। ओके, सो दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। हम पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि घर में तीन ही व्यक्ति उनके रहते हैं। कौन कौन? माँ, पिताजी और वो खुद। पिताजी कहते हैं, लेकिन रहते तो तीन ही जन है, लेकिन पिताजी का कहना है कि सराय बन चुका है। सराय यानी कि ऐसी जगह जहां पर लोग आकर ठहरते हैं, ठीक है, मतलब मेहमान या राहगीर जो होते हैं, रास्ते चलते लोग आकर ठहरते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आराम करते हैं। तो हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई और दूसरे ही हैं। तो ये कौन हो सकते हैं घर के मालिक? किसके बारे में पिताजी उनके कह रहे हैं लेखक के? तो आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। मतलब आंगन में एक आम का पेड़ है, ये आप देख सकते हो, आम का पेड़ दिया हुआ है आंगन में। तो इसमें बहुत सारे पक्षी हर जगह से उड़ते हुए दिल्ली, यानी कि दिल्ली में लेखक का घर है, तो वहां पर जब भी आता है तो आके वहां पे रहने, मतलब उन्हीं के घर आ जाता है, मानो कि उनको पता, एड्रेस जो है वो पता है लेखक के घर का। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया। तो यहाँ पे देखो, ये तोता दिख रहा है आपको, ये गौरैया है, यहाँ गौरैया चिड़िया है, कौवा है ना। तो ये सभी उनके घर में आ जाते हैं। और फिर वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब चिड़िया जब बहुत सारी एक साथ हो जाती है ना और लगातार आवाज आती है, तो जो लेखक के पिताजी हैं उनको चिढ़ हो रही है कि इतना शोर कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि पक्षी तो गीत गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, घर में चूहे आकर बसे हुए हैं, मतलब बहुत सारे चूहे हैं उनके घर में। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। मतलब चूहों ने परेशान कर रखा है, सब सामान इधर उधर होता रहता है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह भी कभी कभी झांक कर चली जाती है। मतलब चूहे भी परेशान कर रहे हैं, बिल्ली भी उनके घर में आ रही है, और चूहे, देखो कहानी लिखी कितनी प्यारी तरीके से गई है। एक चूहा है जो अंगीठी जहाँ पे आग जलाई जाती है उसके पीछे जाकर बैठता है, उसे बूढ़ा कहा जा रहा है कि वो बूढ़ा है, उसको ठंड लगती है। और एक पानी की टंकी पे बैठता है तो उसे शायद ठंडा पसंद है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। और जो बिल्ली है वो उनके घर में तो नहीं रहती, ताक झांक करके चली जाती है, कभी अंदर आई और दूध पी लिया, कभी मन नहीं है तो बाहर से ही चली गई कि मैं फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए करने लगते हैं। शाम को क्या होता है, दो तीन चमगादड़, बैट बोलते हैं इंग्लिश में, वो कमरों में आर पार कसरत करने लगते हैं, मतलब कि इधर उधर दौड़ने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। छावनी डालना मतलब कि बहुत सारी मात्रा में आकर वहां पर रहने लग गए हैं ना। तो इतने सारे जीव जंतु जो हैं वो लेखक के घर में रह रहे हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। ये देखो, इस तरीके से है ना, गौरैया अंदर कभी कभी कमरे में आ जाती है, वो घर में इधर उधर घूमने लगी, तो उसको लेखक कह रहे हैं कि वो उड़ उड़कर मकान को देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जाके बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोल में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान
सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है। तो पिताजी कह ही रहे थे कि ये जो दोनों गौरैया है अंदर आई है, ये अपने घर के लिए निरीक्षण कर रही है, यहाँ पर आकर वो अपना बसेरा करेंगी। और कभी वो रोशनदान पे उड़ रही थी, कभी कहीं जाकर बैठ रही थी खिड़की पर। और वही हुआ, 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि बैठक यानी जो ड्राइंग रूम होता है ना, बैठक रूम है, उसमें ये पंखे का जो यहाँ पे स्पेस होता है उसमें उन्होंने अपना बिस्तरा लगा लिया है, मतलब कि बिछावन बिछा लिया, मतलब घोंसला बना लिया और सामान भी ले आई है और मजे से उसमें बैठी है और गाना गा रही है। तो लगता है, जाहिर है, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि उन्हें घर बहुत पसंद आया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। तो माँ वही कहती है पिताजी को कि पहले तो आपने उड़ाया नहीं, अगर उड़ा देते तो पहले अगर उड़ाए तो ये चली भी जाती, अब तो घोंसला बना लिया, अब तो ये जाएंगे भी नहीं। ये देखो इनके घर में बिल्ली है, इधर चूहा दिख रहा है आपको, है ना। तो बहुत ही प्यारा इमेज यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही माँ ने कहा कि अब तो ये जाएंगे नहीं, तो इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। मतलब पिताजी अब जिद में आ गए कि नहीं नहीं, अब तो मुझे भगाना है इन्हें। तो फिर माँ क्या कहती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ ने व्यंग से कहा, व्यंग मतलब होता है मजाक में, ठीक है, मजाक में कहा कि चूहों को तो आप निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को बोल रहे हो भगा दूंगा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। मतलब माँ ने अगर कोई हंसी में बात कही तो उबलना मतलब पिताजी को गुस्सा आ जाता है। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श शु कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श शु की आवाज करते, होता है ना किसी को भगाते शु शु ऐसा बोलते हैं, तो वैसे आवाजें करने लगे। कभी ताली बजा रहे हैं कि उससे वो उड़कर भाग जाएगी डर से। तो गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। ये देखो, ये पिताजी को दिखाया गया, कभी ताली बजा रहे हैं उस गौरैया को भगाने के लिए, कभी कुछ, लेकिन गौरैयों ने अपने घोंसले में से झांक कर देखा और फिर दोनों एक साथ चींची चींची करने लगी। माँ को हंसी आ गई, माँ खिलखिलाकर हंसने लगे। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। वो ताली बजा रहे हैं ना, तो और कूद कूद के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि ये चिड़िया पूछ रही है एक दूसरे से, चींची कर रही है ना दोनों, तो पूछ रही है कि ये आदमी है कौन जो इस तरीके से नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैन पर जा बैठी। डैन मतलब जैसे ये पंखा होता है ना, तो इसकी जो ब्लेड्स होती हैं उसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ कहती है कि अब नहीं जाएंगी, रहने दीजिए, अब नहीं जाएंगी, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने अब अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा कर ले आए। अब वो लाठी डंडा लेकर आ गए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। जो दूसरी जगह उड़ के गई थी वो फिर से आके घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब जो पंखे का अभी मैंने बनाया ये गोल वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको ठकोरा मतलब इस पे लाठी से मारा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब चिड़िया वहां से उड़ गई और पर्दा लगा होगा वहां डंडे पे जाके बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे की डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जा बैठी। मतलब जब डंडे से भगाने के लिए जा रहे तो कोई चिड़िया इधर उड़ के जा रही है, कोई उधर उड़ के जा रही है। माँ फिर से हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये निकलेंगी। क्योंकि बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, तो हम इधर से भगा रहे तो इधर जा रही है, इधर से भगा रहे तो इधर जा रही है, तो सारे बंद कर दो, सिर्फ एक ही दरवाजा खुला रखो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। होता है ना जब मम्मी पापा आपस में बहस कर रहे होते तो बच्चों की डांट पड़ जाती है। तो पापा ने, लेखक जो है, बच्चे थे तो उनको कहा, तू क्या देख रहा है, जाकर दरवाजा बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती
लाठी उठाकर उन्होंने गौरैयों पर मतलब डराने के लिए भागे उनको। तो एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जाकर बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। वो जो एक दरवाजा खुला था ना, इधर उधर भागते भागते वो उसमें से बाहर चली गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार से टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत कर ली थी ना, ये देखो लाठी से ऐसे भगा रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ, चिड़िया कभी इधर उड़ती कभी उधर उड़ती और लास्ट में दरवाजे से निकल गई। फिर पिताजी ने आराम से ये जो डंडा है इसको टिका कर रख दिया दीवार के सहारे और खुद कुर्सी पर छाती फैलाकर बैठना मतलब आराम की सांस लेते हुए बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी ने कहा कि आज के दिन सारे दरवाजे बंद रखना ताकि वो अंदर ना आए। एक दिन अंदर नहीं आ पाएंगी तो अपने आप यहाँ आना छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। मतलब पिताजी को लग रहा था वो चली गई, लेकिन फिर से चींची की आवाज आई और दोनों गौरैया कहाँ पर थी, फिर से घोंसले में ही बैठी हुई थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली दरवाजे के नीचे से आ गई होगी, दरवाजा तुमने बंद किया था। फिर मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। तो फिर पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। दरवाजे के नीचे जो गैप होता है ना, छोटी छोटी चिड़िया के लिए तो काफी है वो गैप, उसमें से आ जाती है। और फिर पापा ने उसमें कपड़े लगा दिए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती हुई फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से अंदर आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अच्छा सच बताइए, आप लोगों ने कभी इस तरीके से देखा है चिड़िया को तंग करते हुए? मैंने तो देखा है। किस किस ने देखा है, किस किस के घर में ऐसे चिड़िया, कबूतर, ये गौरैया, कौन सी चिड़िया आ जाती है या कौन से तंग करते हैं, बताइएगा। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। माँ ने सीरियस होकर कहा कि इन्हें मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। मतलब अब ये अंडे दे देंगी तो अभी कितनी भी आप कोशिश कर लो यहाँ से जाएंगी नहीं, तो आप इनको प्लीज अब मत निकालिए। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। कालीन बर्बाद करवा लूं मतलब जो कारपेट बिछा होता है ना रूम में, तो चिड़िया जो है ऊपर से बीट करती है, गंदा कर देती है उसको, तो इसीलिए कह रहे कि कालीन बर्बाद करवा दूं क्या? फिर पिताजी कुर्सी पर चढ़ गए और जिस रोशनदान से अब आई थी वहां भी कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी, बाहर गई और आंगन की जो दीवार है वहां जाकर बैठ गई। फिर क्या हुआ, इतने में रात पड़ गई, मतलब रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। मतलब जब वो लोग सोने जा रहे थे तो रात में देखा जो लेखक है कि कहीं दिख रही है क्या चिड़िया, तो कहीं नहीं दिख रही थी। तो उन्हें लगा अब शायद वो समझ गई, अब चली जाएगी। दूसरे दिन इतवार था, इतवार यानी संडे था। नेक्स्ट डे संडे का था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी, वहीं पर थी वो, ये देखो मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार क्या होता है, आपकी बुक का नाम भी मल्हार है। राग, एक गीत, जो संगीत होता है ना उसका एक टाइप होता है। तो मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थी। मतलब कैसे भी करके चिड़िया जो है वो अंदर आ ही जाती थी। पिताजी बहुत बार कोशिश कर चुके थे उन्हें भगाने की। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है, कितनी कोशिश करेगा, है ना। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। मतलब अब लाठी से तो भाग नहीं रही, वह हार मान गए, एकदम थक गए। कहते तो थे हार नहीं मानूंगा, लेकिन तंग आ गए, बार बार कितना भगाएंगे। जब उनकी एक सहने की शक्ति जो होती है वो खत्म हो गई तो उन्होंने कहा जो उसका
घोंसला जो चिड़िया ने बनाया हुआ है वो वही निकाल कर फेंक देंगे, तो फिर कहाँ रहेगी। तो एक स्टूल लेकर आए। स्टूल समझते हो, इस तरीके का एक छोटा सा होता है जिसपे आप बैठ सकते हैं, खड़े होकर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा, लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। कि जैसे अब ये जा नहीं रही है, इतनी हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब इनका घर ही तोड़ देते हैं, खुद चली जाएगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। जो घोंसला होता है उसमें से इस तरीके से घास लटक रही है, ऐसा लगता है कि सजा रखा हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा, मतलब ऐसे इसमें डंडे को फंसाकर एक तरफ खींचने लग गए। तो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। तिनके धीरे धीरे अलग होने लगे और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे, क्योंकि तो तिनके बहुत सारे होते हैं ना। अभी 2 ही निकले थे, कुछ ही निकले थे, तो माँ ने फिर मजाक बनाया। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गौरैया नजर आई, मतलब वो आंगन में थी। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी, मतलब दोनों चिड़िया जो है वो दीवार पर बैठी हुई थी, चुपचाप थी, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वो अपने घर में नहीं जा पा रही है, परेशान कर रहे हैं उनको, है ना। और काली भी पड़ गई थी और दुबली भी हो गई थी। दुबली मतलब कमजोर भी हो गई थी। तब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे, ताकि सारी घास जो है ऊपर जो घोंसला है वो गिर जाए। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। फिर वे लिपटते गए और घोंसला जो है लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला जाने लगा। मतलब जब वो जो घास होती है घोंसले में, वो फंस गई डंडे में, और वो जब वो हिलाते तो ऐसा लगता है कि घोंसला सब हिल रहा है। फिर वे खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। जब ऐसा लगा कि घोंसला अब गिर जाएगा और इधर उधर घास खिसक रही थी, तभी उसमें से आवाज आने लगी, ची ची की। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या, क्या गौरैया लौट आई है। फिर ठिठक जाना मतलब कि एकदम से हाथ जो है रुक गए कि ये किसकी आवाज है, फिर से गौरैया इसमें आ गई है क्या। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया वहां बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर ये चींची चींची ये आवाज कहाँ से आई। फिर आवाज आई तो मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी, मतलब उन्होंने बच्चे दे दिए थे। छोटी छोटी गौरैया, ये देखो यहाँ पर है ना, चींची करे जा रही थी उसमें से। फिर अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, कि हमें मत हटाओ, हम आ गई हैं, हम इस घोंसले में हैं, मत तोड़ो, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। और वो अपनी दोनों माँ बाप को, जो 2 चिड़िया है गौरैया, उन्हें ढूंढ रही थी। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर मैं देखता रहा, लेखक कह रहे हैं। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। मतलब उन्होंने घोंसला नहीं तोड़ा, लाठी को रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। तो माँ ने सभी दरवाजे क्यों खोल दिए, ताकि चिड़िया को लगे कि रास्ता मिल गया है और वो फिर से अपने घोंसले में आ जाए, अपने बच्चों के पास। क्योंकि बच्चे जो है अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रहे थे। हाँफ हाँफ कर मतलब लगातार चिल्लाए जा रहे थे, जैसे अपने मम्मी पापा को बुला रहे हो। उन्हें उनके माँ बाप झट से अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा यानी जो खाने का दाना होता है ना, क्योंकि भूखे थे तो इनके मुंह में डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। भीष्म साहनी जी द्वारा ये कहानी लिखी गई थी। मतलब पिताजी लास्ट में दया की भावना आ गई उनके अंदर और वो मुस्कुरा ही रहे थे। अब की बार उन्होंने उन्हें भगाने का नहीं सोचा। कितनी प्यारी कहानी थी, नहीं। चलिए अब लेखक का परिचय देख लेते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं। उन्होंने
उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन, मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। तो ऐसी ये भी कहानी है। आपका मन हो तो आप नेट पे सर्च करके ये सब पढ़ा करिए। रीडिंग करना बहुत अच्छी बात होती है। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला है पाठ से। पहला सेक्शन है यहाँ पे मेरी समझ में। इसमें कुछ क्वेश्चन है, सही ऑप्शन चुनना है आपको और साथ में ही इसमें बी वाला जो पार्ट दिया हुआ है इसमें कहा गया है ख कि जो भी आपने आंसर चुना है ना उसको क्यों चुना है उसका उत्तर कारण भी बताना है। ठीक है, तो पहला हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है पिताजी ने कहा घर सराय बना हुआ है क्योंकि। क्यों कहा उन्होंने कि घर एक सराय बना हुआ है? क्योंकि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। ये वाला सही है, यहाँ स्टार बनाना है। कारण दे दिया है घर में कई तरह के जीव जंतु जैसे चूहे, गौरैया, बिल्ली आदि रहते थे, इसीलिए वह सराय जैसा लगता था जहां सब आते जाते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तो जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं। कारण कहानी में घर में रहने वाले जीव जंतु ही वहां हमेशा मौजूद रहते थे, इसीलिए उन्हें ही घर का असली मालिक माना गया है। देन गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? सो पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। सो कारण है पिताजी गौरैयों को भगाना चाहते थे लेकिन माँ उन्हें रहने देना चाहती थी क्योंकि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है कि माँ चाहती थी गौरैया घर से भगाई ना जाए? नहीं, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। ऐसा लगता था कि फालतू ही कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण है माँ को लगता था कि पिताजी की कोशिशें बेकार हैं क्योंकि गौरैया बार बार वापस आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है? ये लाइफ से के किस एक मोमेंट से रिलेटेड है? अपने प्रयास को निरंतर जारी रखने से, मतलब कंटिन्यूटी के। पिताजी बार बार कोशिश करते रहे और हार नहीं मानी, इसीलिए उन्हें उनके निरंतर कंटिन्यूस जो कोशिश है, प्रयास है, उसको दर्शाता है। ये हमने कारण भी दे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है मिलान करें। इसमें क्या करना है, इधर वाक्य दिए और इधर अर्थ दिए। अर्थ में दो अर्थ है, एक ये है एक ये। इसमें से जो सही है वो आपको चुनना है। ठीक है, तो जैसे वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। सो पिताजी को पक्षियों का चहचहाना या चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। यहाँ मैंने कारण दे दिए हैं कि कहानी में पक्षियों का शोर बहुत तेज बताया गया जिससे कान फटने जैसे लगता है लेकिन लोग उसे संगीत कहते हैं, इसलिए व्यंग है, मजाक किया गया है। देन आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। डेरा डालना मतलब निवास करना। ये मैंने यहाँ पे कारण भी दे दिए सभी के, तो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो इसका आंसर है चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। इसका कारण मैंने यहाँ दे दिया कि कहानी में बताया गया चूहे रात भर भाग दौड़ और शोर मचाते हैं जिससे लोग ठीक से सो नहीं पाते। नाउ नेक्स्ट है ये वाला, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो पिताजी को ऐसा भ्रम होता है, माँ व्यंग में बात करती है, पिताजी उसे मजाक समझ लेते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है माँ उनका उपहास उड़ा रही है। फिर पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर दी और रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर जा बैठे। सो पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए कि जैसे उन्हें कोई जीत हासिल हो गई हो, उन्होंने गौरैयों को बाहर निकाल दिया हो। इतने में रात पड़ गई। तो कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया ना। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। तो इसका कारण मैंने यहाँ पर दे दिया सिक्स्थ वाले का और सेवंथ वाले का कि अगले दिन गौरैया जो है फिर से लौटी और चहचहाती रहती हैं जिससे लगता है जैसे वे खुशी से गा रही हैं। मैंने ये आंसर क्यों चुने इसका कारण भी आपको बताना था, तो मैंने कारण दे दिया है। अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों, है ना। कारण भी बताना था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट है पंक्तियों का अर्थ। पंक्तियों पर चर्चा करनी है, इनको ध्यान पूर्वक समझना है और आपको जो अर्थ समझ में आया वो लिखना है। जैसे पहला है अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ भी जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया होगा। तो इसका आंसर है इस पंक्ति का अर्थ है कि जब गौरैयों ने घोंसला बना लिया और अंडे दे दिए तो अब उन्हें भगाना आसान नहीं है। पहले उन्हें आसानी से उड़ाया जा सकता था लेकिन अब वे इस जगह को अपना घर मान चुकी हैं और यहाँ से नहीं जाएंगी। फिर नेक्स्ट है एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो इसका अर्थ है पिताजी सोचते हैं कि गौरैयों को एक दिन के लिए घर में आने से रोक दिया जाए तो वे इस घर को छोड़ देंगी और कहीं और चली जाएंगी। फिर किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है
यदि किसी को सच में किसी जगह से हटाना हो तो उसका घर नष्ट कर देना पड़ता है। यहाँ पिताजी गुस्से में आकर गोरैयों का घोंसला तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे कि वो उनके घर से या वहां से चली जाएंगी ना। सोच विचार के लिए प्रश्न है। पहला है, जैसे पाठ को पुनः पढ़ना है और आंसर पता करना है। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उनमें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी वो भी बताना है। तो जैसे पहले का आंसर है, मुझे इस कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। वे दयालु और समझदार है। वे गोरैयों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और बार बार उन्हें बचाने की कोशिश करती है। उनकी बातों में समझदारी, करुणा दिखाई देती है, इसीलिए उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। फिर ख है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो लेखक के घर में चिड़िया ने पंखे के ऊपर बने गोल हिस्से में घोंसला बनाया। उसने वहां घोंसला इसलिए बनाया होगा क्योंकि वह जगह सुरक्षित थी और वहां उसे कोई आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। फिर ग है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण देना है। हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह परिवार और घर का महत्व समझते हैं। कहानी में गोरैयों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए और अपने बच्चों की देखभाल की। इससे पता चलता है कि वे अपने परिवार से प्रेम करती हैं। फिर नेक्स्ट है घ वाला, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से पिताजी की जिद्दी और दृढ़ स्वभाव का पता चलता है। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और अपने प्रयास को बार बार जारी रखते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? कहानी में से खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। शुरुआत में गोरैया खुशी से चहचहा रही थी, किंतु जब पिताजी उनके घोंसले को तोड़ने लगे तब उनका व्यवहार बदल गया। वे शांत और डरी हुई हो गई। यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि उन्हें अपने बच्चों और घोंसलों के नष्ट होने का डर था। फिर है नेक्स्ट वाला, कहानी में गोरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। कई स्थानों से किया था, जैसे दरवाजे से, दरवाजे के नीचे से, रोशनदान से। फिर इस कहानी में कौन सुना रहा है? आपको ये बात कैसे पता चली? उत्तर, इस कहानी को लेखक स्वयं सुना रहे हैं, साहनी जी सुना रहे हैं। ये बात इसलिए पता चलती है क्योंकि वे अपने अनुभव को मैं शब्दों का प्रयोग करके बता रहे हैं। फिर है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? माँ बार बार इसलिए कह रही थी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें वहां घोंसला बना लिया था और अंडे भी दे दिए थे। ऐसे में वे अपने बच्चे और घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुमान और कल्पना। तो यहाँ पर कल्पना कीजिए, आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? इसका आंसर है, यदि मैं उस घर में रहता जहाँ चिड़िया अपना घोंसला बना रही है तो मैं उन्हें नहीं भगाता, मैं उन्हें सुरक्षित रहने देता और उनकी देखभाल करता। इससे मुझे खुशी मिलती और प्रकृति से प्रेम बढ़ता। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक है और वो प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों होगा? जैसे चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली या मक्खी, इनमें से कोई एक आ गया। तो यदि घर में कोई अन्य प्राणी घुस गया, जैसे चूहा, कुत्ता या कॉकरोच आ जाए, तो घर के लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे। चूहे या कॉकरोच को लोग गंदगी और नुकसान के कारण भगाने की कोशिश करेंगे, जबकि तितली या कबूतर को रहने दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्राणी हानिकारक होते हैं और कुछ हानि रहित होते हैं। फिर है नेक्स्ट, मैं अवाक उसकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? अवाक मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, और उसे ये आश्चर्य क्यों हुआ होगा? तो इसका आंसर है, लेखक को आश्चर्य तब हुआ होगा जब उसने घोंसले में छोटे छोटे चूजे देखे होंगे, जो चिड़िया के बच्चे थे। उन्हें देखकर हैरानी हुई होगी क्योंकि पहले नहीं जानता था कि गोरैयों के बच्चे भी हैं और वह घोंसला तोड़ने वाला है। देन नेक्स्ट है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? ये आपको इमेजिनेशन, अनुमान, कल्पना करके बताना है। माँ ने पिताजी की मदद इसलिए नहीं की होगी क्योंकि वे गोरैयों के प्रति दयालु थी। वे नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे और कोई उन्हें नुकसान पहुंचे, इसीलिए वे हंसकर पिताजी को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर नेक्स्ट है ड़ वाला, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, या फिर वह व्यक्ति कैसा होगा। जैसे संकेत यहाँ दिया है, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग, रूप और वेशभूषा पर नहीं। तो जैसे इसका आंसर मैंने यहाँ दिया है, मैंने एक कुत्ते को देखा जो हमेशा लोगों के पीछे पीछे चलता था। उसके व्यवहार से मुझे लगा कि वह भूखा है और भोजन चाहता है। वह शांत रहता था, इसीलिए लगता था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका स्वभाव सरल यानी सिंपल था।
था। फिर लास्ट है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? सराय और घर में अंतर होता है। सराय ऐसी जगह होती है जहां लोग कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं, जबकि घर वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहां लोग अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से रहते हैं। घर में अपनापन और सुरक्षा की भावना होती है, जबकि सराय में ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट है संवाद और अभिनय। अब यहाँ क्या करना है, नीचे दी गई स्थितियों के लिए आप अपना समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करिए। जैसे पहला है, वे कभी भी झांके जा रही थी और वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही हो कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। नन्ही नन्ही दो गोरैया क्या बोल रही होंगी? तो इसको आप कल्पना करके और उनके शब्दों को बताना है कि चिड़िया क्या बात कर रही होगी। तो इसमें गोरैया 1 कह रही होगी, हम आ गई हैं लेकिन हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो सेकंड वाली कह रही होगी, हाँ मुझे भी डर लग रहा है, वे अभी तक क्यों नहीं आए? तो फर्स्ट कह रही होगी, देखो हम उन्हें बुलाते हैं। ची ची। गोरैया 2 कहती है, जल्दी आओ, हमें भूख भी लगी है। फिर नेक्स्ट है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? तो घोंसले से झांकती हुई गोरैया क्या बातें कर रही होंगी? तो इसका आंसर है पहली कह रही होगी, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे पहली कह रही होगी, ये आदमी कौन है, इतना अजीब क्यों कर रहा है? सेकंड कह रही होगी, लगता है हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। पहली कह रही होगी, पर वह नाच क्यों रहा है? तो सेकंड कह रही होगी, शायद हमें डराना चाहता है लेकिन मुझे तो मजेदार लग रहा है। फिर नेक्स्ट कह रही होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन 2 गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बात की होगी? तो पहली ने कहा होगा, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी ने कहा होगा, हाँ यहाँ हम आराम से घोंसला बना सकते हैं। फिर पहली ने कहा होगा, यहाँ कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। और दूसरी कह रही होगी कि चलो यहीं अपना घर बनाते हैं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोचों में चुग्गा डालने लगे। गोरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी? तो माँ गोरैया कहेंगी, बच्चों हम आ गए हैं, डरो मत। बच्चे कहेंगे, माँ हमें बहुत भूख लगी है। पिता गोरैया कहेंगे, लो ये खाना खाओ। बच्चे कहेंगे, अब हमें अच्छा लग रहा है। माँ गोरैया कहेगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बदली कहानी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती है? बदली हुई कहानी आगे लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया है। यदि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते तो कहानी कुछ अलग होती। पिताजी बार बार कोशिश करके आखिरकार गोरैयों को घर से बाहर निकाल देते। ये मात्राएं थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई है ना। घोंसला टूट जाता और गोरैया मजबूर होकर किसी दूसरी जगह अपना नया घर बनाती। माँ को यह देखकर दुख होता क्योंकि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। धीरे धीरे घर में फिर शांति हो जाती, लेकिन पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई देती। इससे घर का माहौल सूना और उदास लगने लगता। अंत में पिताजी को भी एहसास होता कि उन्होंने गलत किया और उन्हें एक बेचारी चिड़ियों को नहीं भगाना चाहिए था। इस प्रकार कहानी का अंत उदासी और पश्चाताप के साथ होता। आपको कोई और एंड लग रहा है या कोई और टाइप से आप बनाना चाहते हैं तो आप लिखिएगा। ओके नाउ कहने के ढंग, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंसती, तो माँ कैसे हंसी? खिलखिलाकर। हंसना क्या है? क्रिया यानी काम। और उस हंसने की कोई विशेषता बता रहा हो कि दुखी होकर हंसी या खिलखिलाकर हंसी, तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। खिलखिलाकर शब्द ये बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर हंसना भी खिलखिलाकर शब्द भी है, क्या है? क्रिया विशेषण। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जैसे पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? तो झिड़क कर, माँ ने बच्चों को झिड़क कर पढ़ने भेज दिया। फिर है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो गंभीरता, शिक्षक ने छात्रों को गंभीरता से समझाया। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने गुस्से में कहा, तो गुस्से में मतलब है गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। ये आपको खुद से वाक्य बनाने थे। देन नेक्स्ट है, अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनके प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहम कर, फुसफुसाते हुए आदि। तो यहाँ मैंने सबसे दे दिए। जैसे धीरे से, वह धीरे से कमरे में आया। फिर है जोर से, बच्चे जोर से हंसने लगे। अटकते हुए, वह अटकते हुए अपना उत्तर देने लगा। चिल्लाकर, उसने चिल्लाकर अपने दोस्त को बुलाया। शर्माकर, वह शर्माकर मुस्कुराने लगी। फिर है सहम कर, बच्चा सहम कर माँ के पास खड़ा हो गया। फुसफुसाते हुए, वह फुसफुसाते हुए आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते हैं। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते हैं। जैसे बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। चूहे रात भर इधर उधर दौड़ते हैं और चीजें गिराते हैं जैसे शरारत कर रहे हों। कबूतर गुटरगू करते हैं जैसे बातें कर रहे हों। चमगादड़ कमरे में उड़ते रहते हैं जैसे कसरत कर रहे हों। गोरैया घर का निरीक्षण करती है और घोंसला बनाकर रहती है जैसे अपना घर चुन रही हो। नाउ नेक्स्ट है हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे थे। देखो यहाँ और ये दोनों में एक मात्रा का फर्क है। पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब उड़ा और उड़ ऐसे मात्राएं हेर फेर हुई हैं थोड़ी सी। सो इसमें रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्दों में एक मात्रा भर के अंतर से अर्थ में परिवर्तन हो गया है। जैसे अब नीचे दिए गए शब्दों को मात्राओं और अर्थों पर ध्यान देना है। इस शब्दों का प्रयोग करते हुए मन से वाक्य बनाना है। जैसे नाच, नाचा, नचा। तो नाच, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। नाचा, वह मंच पर सुंदर नाचा। नचा, नचाना, शिक्षक ने बच्चों को नचाया। हार, हरा और हारा। तो हार, इससे हो जाए मुझे हार माननी नहीं चाहिए। हरा, उसने खेल में अपने मित्र को हरा दिया। हारा, वह प्रतियोगिता में हारा हुआ था या हार गया था। हारा हुआ लिख दो, हारा हुआ था, या फिर वह अपने आप को हारा हुआ समझ रहा था। पिता, पीता। पिता का हो जाएगा मेरे पिता बहुत मेहनती हैं। पीता, वह रोज दूध पीता है। चूक, चुक। तो चूक मतलब उससे बड़ी चूक हो गई, गलती। चुक मतलब यहाँ छोटी मात्रा है। चुक मतलब तुम ये मौका चुक मत जाना, तुम ये मौका खो मत देना। नीचा गलत वाक्य, इसको आप मत लिखिएगा, यहाँ पर आएगा नीचा। तो हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। ओके, चाहिए लिख लीजिएगा। देन नीचे से, तो किताब मेज के नीचे रखी है। फिर सहसा और साहस। सहसा मतलब होता है अचानक से, वह सहसा चुप हो गया, वह अचानक से चुप हो गया। साहस, हमें हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। नाउ वाद विवाद। तो कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें दी गई हैं। ठीक है, अब तो ये उड़ेंगी नहीं, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि करनी है, डिबेट कॉम्पिटिशन करना है। इसमें विषय दिया है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। तो कक्षा में आधे जो ग्रुप होंगे वे कथन के पक्ष में बोलेंगे कि माँ ठीक बोल रही थी, और आधे जो विपक्ष में बोलेंगे कि, तो इसमें आपको डिबेट करनी है। माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी, तो क्या कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ माँ निकालना चाहती थी, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं माँ नहीं निकालना चाहती थी, इस लाइन को पढ़ने के बाद। तो चलिए पढ़ते हैं पक्ष में कि हाँ माँ चिड़ियों को निकालना चाहती थी। माँ कहती थी पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब मुश्किल है। वे दरवाजे खोलने बंद करने की बात बताती हैं, यानी निकालने का तरीका बता रही है। वे स्थिति को समझकर व्यवहारिक बात कर रही थी। उन्हें घर की सफाई और व्यवस्था की भी चिंता थी। विपक्ष में बोलना है कि नहीं माँ नहीं चाहती थी कि चिड़ियों को निकालना चाहिए। तो माँ बार बार कहती थी कि चिड़ियों को मत निकालो, वे दयालु थी और चिड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अब अंडे दे दिए हैं, इसीलिए उन्हें नहीं यहीं रहने देना चाहिए। वे पिताजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया, उनका नजरिया बदल गया। इस प्रकार यह एक विशेष वाक्य है। इस तरह के विशेष वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बनती है। नाउ नेक्स्ट है, आपको इस कहानी में से ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और सूची बनाइए। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर कहानी में से उदाहरण हमें चुनना है, कहानी की विशेषताएं दी गई हैं। ये वाला बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं क वाला। और ये यहाँ पे रह गया था निष्कर्ष। ये जो डिबेट है पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव साइड का, तो इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन है, माँ वास्तव में चिड़ियों को निकालना नहीं चाहती थी, बल्कि वे उन्हें सुरक्षित रखना चाहती थी और दया की भावना रखती थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये जो हमें विशेषताएं बतानी थी, तो कहानी में हास्य और व्यंग का प्रयोग हुआ है, हंसी मजाक है। नाउ पात्रों का स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पशु पक्षियों को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है। घटनाएं रोचक और जीवंत है। अंत में भावनात्मक परिवर्तन दिखाया गया है। सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, इसमें जो हमें कहानी से उदाहरण देना था, सो हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। एक लाइन बतानी है, जैसे माँ का कहना, चिड़िया पूछ रही है कि ये आदमी कौन है जो नाच नाच कर हमें दिखा रहा है, या नाच क्यों रहा है। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। पिताजी ने सोचा कि चिड़िया को हमेशा के लिए भगा देंगे, लेकिन वे बार बार वापस आ जाती हैं। दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। माँ का कहना, चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं और पिताजी के बारे में सोच रही है।
किसी को कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। पिताजी का कहना है, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। किसी प्राणी या उसके कार्य को अन्य नाम देना। चिड़ियों के शोर को लोग गाना या संगीत कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिताजी खुद के बारे में कह रहे हैं ना, तो मैं लगाया है, वही यहाँ पूछा है। फिर है किसने किससे कोई बात कही, ये सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। जैसे माँ का बार बार कहना कि चिड़ियों को मत निकालो और अंडे दे दिए होंगे, ये बात है। ठीक है, नाउ पार्ट से आगे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके हमें आंसर्स करने हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है, गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? तो उत्तर, मैंने अपने घर के आसपास पक्षियों को उड़ते, चहचहाते और घोंसला बनाते देखा है। वे अपने बच्चों को दाना खिलाने और उनकी देखभाल करते हैं। उनके व्यवहार में प्रेम, स्नेह, डर और खुशी जैसा भाव दिखाई देता है। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गोरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? तो हाँ, मैंने भी अपनी कुछ चीजें दूसरों के साथ साझा की है, या करती हूँ या करता हूँ, जैसे किताबें और खेल की चीजें। इससे आपस में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। यदि कोई समस्या आती है तो हम आपस में बात करके उसे सुलझा लेते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के लोग गोरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गोरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पहले मैं एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसके व्यवहार को समझा और उससे बात की तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मुझे लगा कि वह अच्छा और मददगार है। इसमें आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है चिड़ियों का घोंसला। तो इस टॉपिक में क्या करना है? घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है कि वो नॉर्मली बनाती ही है घोंसला। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं ना। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। टेबल कंप्लीट करना है। आपको घोंसलों को हाथ नहीं लगाना है, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। जैसे पहला है, पेड़ की शाखा पर वो घोंसला बनाती है। बाकी आप खुद करेंगे, मैंने 2 बता दिया है ना। घर की छत के कोने में। घोंसला किन चीजों से बनाया गया? तिनके, सूखी घास से, तिनके धागे से। फिर घोंसला खाली था या नहीं? नहीं नहीं, मतलब उसमें अंडे थे। घोंसला किस पक्षी का था? गोरैया का, कबूतर का? तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार करनी है। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई सा घोंसला ले लिया और उसके बारे में आप पॉइंट्स लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है मल्हार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से मल्हार गा रही थी। तो मल्हार जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर है। ये मैंने चैप्टर पढ़ते वक्त आपको बताया भी था। नाउ नेक्स्ट है हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहों को निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे? माँ ने व्यंग से कहा। तो आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बातों को हम व्यंग करना या हंसी मजाक करना कहते हैं। व्यंग का अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। सो व्यंग में बात को सीधी ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, ताकि उसमें चुटकीलापन भी और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है, हंसी मजाक भी। नाउ आपको इस कहानी में से कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, उन वाक्यों को चुनकर लिखना है। तो पहला है, मुझे इन वाक्यों को पढ़कर हंसी आई। जैसे माँ का कहना कि चिड़िया पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। फिर दूसरा, पिताजी का बार बार कूदकर चिड़ियों को भगाना। माँ का कहना कि चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। फिर पिताजी का लाठी लेकर चिड़ियों के पीछे भागना। ठीक, फिर अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं, उन पर सही चिन्ह लगाइए। तो इनमें से एक, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालेंगे, और चिड़िया पूछ रही है कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो ये 2 व्यंग कहे जा सकते हैं। अब आज की पहेली दी गई है, यहाँ पर नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक जाना है। तो ऐसी पहेलियां जब दी हो ना, तो आप इधर से मत शुरू करो, जिसको जाना है, जहां पहुंचना है ना वहां से शुरू करो। तो जैसे इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता करेक्ट वाला जहां से होता हुआ जाएगा, आप उससे होते हुए आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये अपने हिसाब से आप मार्किंग कर लेना। जहां से भी ये रास्ता जा रहा है ना, वही वाला सही है। और ये सिंपल तरीका होता है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये मार्क कर लेना। आगे क्या दिया हुआ है?
झरोखे से। दो गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़िया की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। ये गौरैया की जो संख्या वो कम हो रही है। इसीलिए भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च जो दिन होता है उसको विश्व गौरैया दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस जो सूचना ब्यूरो है उनके द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश। कभी बहुतायत में पाए जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। पहले ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, अब कम हो गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया जैसे गौरैया कहते हैं, तमिल में कुरुवी, उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जाने जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा बनी रही है। डेली लाइफ का, दैनिक मतलब डेली लाइफ, उनकी जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, उसके बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं, उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर होती है। ये जो पेट्रोल वगैरह है या प्रदूषण के कारण वो जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो खाकर चिड़िया जिंदा रहती है। जब खाना ही नहीं है उनका तो कैसे जीवित रहेंगी, राइट। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारतों में से वे स्थान नहीं रहे जहां गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। साभार ये भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा ये लिखा गया है, मतलब प्रेस में रिलीज किया गया है। साझी समझ, नीचे दिए गए इंटरनेट ये जो लिंक है इस पर जाके इस लेख को आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, जिसका पार्ट अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। अब पढ़ने के लिए मित्र लाभ एक कहानी दी गई है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। दक्षिण देश के एक प्रांत में, मतलब साउथ इंडिया में, एक जगह है महिला रोप्य नाम का एक नगर था, शहर था। वहां विशाल एक वट वृक्ष था, उसकी शाखा पर डाली पर लघुपत नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक फटे पांव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को चिंता हुई। व्याध यानी शिकारी। उन्हें व्याध के चुंगल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा। जा रहा था तो उसने देखा शिकारी आ रहा है तो फिर से लौट कर आ गया। वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया और कहा कि जब ये जो शिकारी है वृक्ष के पास भूमि पर अनाज दाना बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लिए लालच में आकर ना जाए। उन दोनों को लाल कूट की तरह जहरीला समझे, मतलब वो जहरीला है, उसे मत खाने जाना नहीं तो फंस जाओगे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध यानी शिकारी ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपत नक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इसी बीच में व्याध जो शिकारी था ना, उसके सौभाग्य से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने हजारों अनुचरों के सहित उड़ता हुआ वहां आया। मतलब उन्होंने जो पेड़ पे बैठे थे तो उन लोगों ने तो नहीं चुगा दाना, लेकिन दूर से उड़ता हुआ कबूतरों का एक झुंड आया, जिसके राजा कौन थे? चित्रग्रीव। लघुपतनक ने उसे भी चेतावनी दी, परंतु वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने की लालसा को रोक न सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिजनों समेत जाल में फंस गया। लेकिन कबूतर ने कौवे की बात नहीं मानी, जो राजा है और उसके झुंड ने, और वो दाना चुगने गए और फंस गए जाल में। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। विवेक मतलब जो हम पेशेंस नहीं रहता। जाल में फंसने के बाद जो चित्रग्रीव था, वो जो राजा था कबूतरों का, उसने अपने साथी कबूतरों को समझाया कि वे डरे नहीं, एकजुट होकर पूरी शक्ति से जाल समेत उड़कर व्याध की दृष्टि से ओझल हो जाएं तो बच जाएंगे। मतलब जो जाल है उसको लेकर उड़ जाते हैं सारे जने, तो व्याध जो शिकारी है वो देख नहीं पाएगा और हम उससे दूर चले जाएंगे और बच जाएंगे। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। तो जो कौवा था लघुपतनक ने जब देखा कि वह कौतूहलवश कबूतरों के पीछे पीछे उड़ने लगा, उसे लगा कि ये लोग जाल लेकर आखिर गए कहाँ। तो कौवे ने क्या किया? उनका पीछा किया। व्याध जब दूर हो गया तब चित्रग्रीव ने अपने साथियों को कहा, अब जब बहुत दूर हो गया शिकारी से, वो लोग दूर चले गए, तो फिर कबूतर के राजा ने क्या कहा? व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है, चलो हम महिला रोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। मतलब अब यहाँ शिकारी तो है नहीं, चलो एक शहर का एक कोना है पूर्वोत्तर भाग, वहां पर चलते हैं। वहां मेरा एक मित्र है, घनिष्ठ मतलब बहुत गहरा मित्र है, हिरण्यक, उसका वो चूहा है। ये हमने संस्कृत में ये पोयम पढ़ी थी पिछले साल, है ना।
या इसी साल है संस्कृत में, उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे। तो चूहे के पास जाते हैं, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। जो चूहा दोस्त है उनका वो जाल काट देगा, उसके बाद हम उड़ सकेंगे। वहां हिरण्यक नाम का चूहा अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। मतलब बहुत सारे उसके पास बिल थे, उसमें छुप के रहता था वो। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर पुकारा, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, जल्दी आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या प्रयोजन है? मतलब उसे डर लग रहा था ना कि कहीं कोई शिकारी ना हो, उसका भी तो शिकार हो सकता है। तो उसने बिल में से कहा कि कौन हो, ऐसा पूछने के लिए। उसके बाद चित्रग्रीव ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर जो चूहा था हिरण्यक, वो प्रफुल्लित होकर, खुश होकर अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र चित्रग्रीव को साथियों सहित जाल में फंसा देखकर दुखित स्वर में बोला, मित्र ये क्या हो गया है तुम्हें? तो चित्रग्रीव ने कहा, जीव के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा, तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। क्योंकि वो लीडर है ना, तो वो चाहता है जो लोग उसके भरोसे उड़कर यहाँ तक आए हैं, पहले उसको बचाया जाए। तो हिरण्यक चूहा क्या कहता है, तुम इन सबके नायक हो, लीडर हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना, मतलब साथियों का अपने बाद कटवाना। तो चित्रग्रीव कहता है, वे मेरे अनुचर हैं, मतलब मेरे साथी हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को मैं दृष्टि में रखूं, मतलब मैं पहले उनके सुख का ध्यान दूं। तो हिरण्यक चित्रग्रीव की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में फिर से घुस गया। चित्रग्रीव भी मित्रों सहित अपने घर चला गया। लघुपत नग कौवा ये सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल, मतलब जो चूहा था, उसके कारीगरी को देखकर कि उसने कितने अच्छे से काटा, उसकी सज्जनता पर वह मुग्ध हो गया। सज्जनता मतलब कितना अच्छा व्यवहार उसने किया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए? मतलब हिरण्यक को फिर से लगा, कबूतर वापस क्यों आ गया, मैंने तो सारे जाल काट दिए थे। तो वह फिर से आया, तो उसे लगा कि कौन सा कबूतर का जाल रह गया। तो हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? तो लघुपत नक ने कहा, मैं लघुपत नक नाम का एक कौवा हूँ। तो हिरण्यक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। तो फिर कौवे ने कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार तो दर्शन दे दो। तो चूहे ने कहा, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। तो फिर कौवे ने कहा, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। तो चूहा, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति के विरोधी जीवों में मित्रता कैसे हो सकती है? तो चूहा कहता है कि तुम तो भोक्ता हो, तुम तो कबूतर चूहों को खाते हो, तो मैं तो तुम्हारा भोजन हूँ, तुम और मुझ में, हम दोनों के बीच में कैसा प्रेम? हम दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो विरोधी है, मतलब अपोजिट है। तो उस पर कौवा कहता है, हिरण्यक मतलब चूहे, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यहीं प्राण दे दूंगा। तो फिर चूहे को कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं यहीं पर अपने जीवन को त्याग दूंगा। तो चूहा कहता है, हम सहज वैरी हैं, हमें मैत्री नहीं हो सकती, मतलब हम दुश्मन, नेचर से दुश्मन है, तो हम दोस्त नहीं बन सकते। तो कौवा कहता है, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमें कैसा वैर, हमें कैसी वैर मतलब दुश्मनी हो सकती है, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं। तो चूहा कहता है, वैर दो तरह का होता है, दुश्मनी दो तरीके की होती है, एक सहज और एक कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी और सहज मतलब नेचुरल। तो तुम मेरे सहज वैरी हो, ये नेचर में है कि मैं तुम्हारा नेचुरली एक शत्रु हूँ। तो लघुपत मतलब कौवा कहता है, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। तो चूहा बताता है, जो वैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, जो किसी कारण से दुश्मनी की जाए, वैर किया जाए, तो वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है, जैसे अगर कोई अच्छा कारण हो गया तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका
अंत नहीं हो सकता। मतलब जो नेचुरल है ना, जो सहज वाला वैर है, वो तो नेचुरल है, वो किसी कारण से नहीं होता, तो उसका अंत कभी नहीं हो सकता। सो फिर कौवा कहता है, उसने बहुत अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, किंतु चूहा जो है उसने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब कौवे ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा। नाउ चूहे ने कौवे की ये बात मान ली, किंतु कौवा जो था वो सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया, उसने शपथ ली कि कभी भी वैसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे, दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहा को भेंट भी देता था। मित्रता में ये आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई, दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। मतलब दोस्ती में देखो कितना त्याग होता है, वे मिलते भी नहीं थे और फिर भी एक दूसरे के बहुत पास पास रहते थे, दिन भर बातें करते थे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर जो कौवा था उसने हिरण्यक से कहा, मित्र अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसीलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। विरक्ति मतलब कि अब अच्छा नहीं लगता यहाँ। तो कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। मतलब अनावृष्टि, अन्न की कमी हो गई है जिसके कारण लोग भूखे मर रहे हैं, दाना भी नहीं है। घर घर में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए हैं, मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना कठिन नहीं है। तो चूहा कहता है, कहाँ जाओगे? तो कौवा कहता है, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहां मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है, वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो, उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। मतलब एक और वहां पे एक तालाब है, वहां पर जाने की कौवा बताता है। तो चूहा कहता है, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कौवा कहता है, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? तो चूहा कहता है, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलो। तो कौवा जो है वो कहता है, कौवा ये बात सुनकर खुश होता है। तो चूहा उसकी पीठ पर बैठ जाता है, कौवे की, और पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक जो कछुआ है ना, उसने देखा कि कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है, तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। कौवे को उसने पहचाना नहीं। तब कौवे ने क्या किया कि वह थोड़ी दूर चूहे को छोड़कर और पानी में एक डाली शाखा लटकी हुई थी, वहां पर जाकर बैठ गया और पुकारने लगा कि मंथरक मंथरक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिलो, कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम बाहर आकर मिलो। कछुआ अंदर चला गया था ना डर से, तो वो पुकारता है। लघुपतनक की आवाज सुनकर जो कछुआ है वह प्रसन्न होकर बाहर आता है। फिर हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। चूहे ने भी प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। अब कछुआ जो है वो कौवे और चूहा जो है उससे वहां बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहां चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हाफता हुआ आया। एक हिरण आया जिसका नाम था चित्रांग। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। व्याध यानी शिकारी उस हिरण का पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया, मतलब पेड़ की डाली पर चला गया। हिरण्यक पास के एक बिल में घुस गया और जो कछुआ था वो तालाब में पानी में जा छुपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद कछुए से कहा, मित्र मंथरक, यह हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। तो कछुआ कहता है, ये हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसीलिए प्यासा नहीं बल्कि शिकारी के डर से भागा हुआ है। देखो तो सही इसके पीछे शिकारी आ रहा है या नहीं। अब उसके बाद दोनों की बात हिरण ने सुन ली और बोला, मंथरक मतलब कछुए को कहा, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं शत्रु के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहां पर वो शिकारी ना पहुंच सके। तो फिर मंथरक यानी कि कछुआ कहता है, कछुए ने हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक देखकर बतलाया कि शिकार दूसरी दिशा में चला गया है, इसीलिए अब डर की कोई बात नहीं है। अब चित्रांग की भी लघुपतनक, हिरण्यक और मंथरक से गाढ़ी मित्रता हो गई, मतलब अब वो चारों दोस्त बन गए। एक दिन हिरण घूमता हुआ जंगल में चला गया, शाम तक वापस नहीं लौटा। उसके तीनों मित्रों को संदेह होने लगा कि कहीं वह शिकारी के जाल में ना फंस गया हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला ना कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। मतलब जो अपने लोग हैं उसकी चिंता में तो हम रहते ही है ना कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आया। वैसे ही उसके तीनों दोस्त भी डर गए थे कि कहीं वो शिकारी के जाल में ना फंस गया हो या किसी शेर या बाघ ने उस पर हमला ना कर दिया हो। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो जो कछुआ था उसने कौवे को जाकर जंगल में हिरण को खोजने की सलाह दी।
फिर कौवा कुछ दूर जाकर देखा कि वह हिरण जो है वह जाल में फंसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो ना। कौवा उसके पास गया, उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए, मतलब हिरण रोने लग गया। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राण विसर्जन के समय मित्र का अगर दर्शन हो जाए तो वो सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना, कि अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, कि अब तो मैं जाल में फंस गया हूं, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तो लघुपत नक, मतलब जो कौवा है, उसने धीरज बनाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ, वे तुम्हारा जाल काट देगा। यह कहकर चूहे के पास चला गया। वह शीघ्र उसे पीठ पर बिठाकर लाया, और चूहा जो है अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि कौवे ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या हुआ, कोई व्याध आ रहा है क्या? तो कौवे ने कहा, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक यानी जो चूहा है, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होते हो? तो कौवा कहता है, दुखी इसीलिए होता हूं कि व्याध के आने पर, मतलब अगर शिकारी आया तो मैं तो ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक चूहा बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन जो कछुआ है वह कैसे जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा हूं। तो फिर मंथरक ने कहा, तब कछुए के वहां आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, चूहे ने कहा कछुए से, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध ना आ जाए, इसीलिए। तो इस पर मंथरक ने कहा कछुए ने कि मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सका, सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध यानी शिकारी को उसकी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ, और जो कौवा था वह भी वृक्ष पर उड़ गया, चूहा जो था वह भी बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा निराश हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले उस कछुए पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरण तो हाथ नहीं आया, कछुए को ही ले चलता हूँ, कछुए को ही आज भोजन बनाकर खाऊंगा या भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर कछुए को जाल में बांधकर कंधे पर डालकर वह चल दिया। उसे ले जाते देखकर हिरण्यक यानी जो चूहा था और कौवा, उसे बड़ी चिंता हुई। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते हैं, मतलब कछुए को देखते हैं बहुत प्यार से। फिर जो हिरण है वे भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे कि किस तरीके से कछुए को बचाया जाए। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला, वह यह कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लौट। उसने ये उपाय सोचा कि जो चित्रांग है यानी जो हिरण है वो आगे चला जाए और शिकारी के रास्ते में जाकर तालाब के पास जाकर वहां पर लेट जाना चाहिए उसे, तब मैं उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है, मतलब हिरण वहां पे लेट जाएगा तो उसके ऊपर जाके कौवा जो है चोंच मारने लगेगा। तो व्याध को क्या लगेगा कि हिरण मरा हुआ है तभी तो कौवा उसे खा रहा है। वह मंथरक को जमीन पर रखकर इसे लेने जाएगा, तब वह क्या करेगा, वह कछुए को जमीन पर रख देगा और सोचेगा हिरण को उठा लेता हूं। तो हिरण क्या करेगा, तीव्रता से यानी तेजी से मंथरक के बंधन काट देगा, मतलब वो जो जाल है ना, उस चूहा उस जाल को काट देगा, और फिर वहां पर पास में ही है ना तालाब, तो कछुआ उसमें घुस जाएगा, और चित्रांग क्योंकि वो जो हिरण है वो तो जिंदा ही है, तो वो छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाएगा, और कौवा तो उड़कर वृक्ष पर चला ही जाएगा। सभी तब बच जाएंगे। इससे क्या होगा, कछुआ भी छूट जाएगा और सब बच जाएंगे। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। फिर हिरण जो है तालाब के किनारे मृतवत, मतलब मरी हुई अवस्था में कि मर गया है उस तरीके से लेट गया। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। शिकारी ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता मर गया है। उसे लेने के लिए वे जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर और आगे बढ़ा। तो फिर ये जो चूहा है ना, उसने अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया। मंथरक जो कछुआ था वह पानी में घुस गया, और चित्रांग ये हिरण भी तेज दौड़कर भाग गया। ये कहानी है तो इजी, बट नाम की वजह से आपको टफ लग रही होगी। फिर व्याध जो शिकारी था उसने चित्रांग को दौड़ते देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि हिरण क्यों दौड़ा। फिर देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है। तब वह और भी विस्मित हुआ और निराश होकर चला गया। उधर चारों मित्र जो थे, मित्र यानी कौवा, ये कछुआ, चूहा और हिरण प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है, हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अभी आपने जो कहानी पढ़ी है ना, वह पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। पंचतंत्र हमारे देश की एक ऐसी अद्भुत
पुस्तक है जो आज भी पूरे विश्व में मनोरंजन और नैतिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय में लाइब्रेरी में पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक खोजकर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज वगैरह सभी देख ली है। अगर आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इस कहानी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो होगी ना, एग्जाम बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है, वो मैं सेकंड वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द थर्ड चैप्टर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।